जय हिंद। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में संविधान के भाग के बारे में पढ़े थे कि टोटल 22 भाग होते हैं और उनके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग के संविधान में 395 अनुच्छेद है। अभी वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद है। ठीक है, देखिए 395 के बाद 396, 397, 398, 400, 401, 402, 450। देखिए इस तरह से नहीं बढ़ाया गया है। आप देखेंगे कि जैसे 21 का ए, ये इसे क भी बोलते हैं, 21 का बी, इसे ख भी बोलते हैं। ठीक है, उस तरह से 243 का ए, उसी तरह से 36 का ए, 37 का मतलब कुछ का, इस तरह से बढ़ा करके 450 प्लस किया गया है। देखिए ये इस तरह से क्यों नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि हम लोग संविधान में कहा गया है कि संविधान के मूल ढांचा से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, यानी कि उसकी मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए मूल ढांचा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई मनुष्य है। ठीक है, ये कोई मनुष्य है, यहाँ पर इसका एक पैर है। ठीक है, यहाँ पर ये दो हाथ है। ठीक है, देखिए मूल ढांचा में परिवर्तन का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका पैर हो जाएगा और यहाँ पर हाथ हो जाएगा, और इसका मुंडी मान लीजिए इस साइड है, इसका मुंडी उस साइड हो जाएगा, चाहे इधर हो जाएगा। इसको कहा जाता है इसके मूल ढांचा में परिवर्तन। ठीक है, मूल ढांचा में परिवर्तन इस तरह से नहीं किया गया है। इस तरह से जैसे 21 का बी करके 450 प्लस किया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद के बारे में। तो देखिए 395 अनुच्छेद को हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। देखिए संघ को इंग्लिश में यूनियन कहता है। ठीक है, एक यूनियन होता है और एक फेडरेशन होता है। ठीक है, एक फेडरेशन होता है, एक यूनियन होता है और एक फेडरेशन होता है। तो पहले देख लीजिए कि यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर है। तो देखिए यूनियन का मतलब होता है कि इसमें कोई भी राज्य अगर हस्ताक्षर कर देता है यूनियन पर, यानी कि हस्ताक्षर कर देता है, तो वो यूनियन बन जाता है। वो कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकता है। लेकिन फेडरेशन का मतलब होता है कि अगर वो हस्ताक्षर कर भी देता है, अगर उसमें शामिल भी हो जाता है, तो वो कभी भी कमजोर होता है, ये टूट के अलग हो सकता है। तो देखिए अमेरिका में फेडरेशन है और हम लोग का इंडिया में संघ है। जैसे हम लोग का जब देश आजाद हुआ था तो टोटल 552 देशी रियासतें थी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि जूनागढ़ अलग था, हैदराबाद अलग था। उस तरह से जैसे बिहार में मगध हो गया, मुंगेर हो गया, अंगिका उधर हो गया, इस तरह से जम्मू कश्मीर अलग था। इस तरह से कर करके पूरा 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, और इसको मिला करके फेडरेशन बनाना मुश्किल था। ठीक है, अगर फेडरेशन इसको बनाया जाता, इसका कभी भी राज्य टूटकर अलग हो सकता था। ठीक है, इस तरह इसलिए इसको यूनियन बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेपी मेनन, इन लोगों का ये दिया गया कि यूनियन बनाई जाए। ठीक है, तो देखिए यही भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। पहला में अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकता है। चलिए अनुच्छेद 2 में देखते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि कोई भी देश, जैसे इंडिया से बाहर कोई भी देश है, जैसे वो भारत में शामिल होना चाहता है, वो शामिल हो सकता है। ठीक है, ये संसद को अधिकार है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है कि ये संसद को अधिकार है कि अपने ही देश में कोई भी राज्य की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे बिहार नाम है, तो इसकी सीमा भी चेंज कर सकता है और इसका नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोई भी राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, कोई भी राज्य है, उसको सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिहार से अलग हो गया झारखंड, यूपी से अलग हो गया उत्तराखंड। ठीक है, उसी तरह से एमपी से अलग हो गया छत्तीसगढ़। तो ये इन्हीं अनुच्छेद का प्रयोग करके किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 में क्या है, देखिए जैसे कि आप लोग भाग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक ये भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए जैसे एक जैसा अनुच्छेद है 1 से 4 तक, तो देख लीजिए कि 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ हो गया। दूसरा में जैसे कोई भी विदेशी राज्य, कोई भी विदेशी देश अपने देश में शामिल होना चाहता है, तो संसद का अधिकार है, उसको शामिल कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है कि कोई भी किसी भी देश के किसी भी राज्य में उसके नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 4 का कहता है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही है, अगर संसद 2 और 3 का प्रयोग कर रही है, 2 का मतलब कोई भी विदेशी राज्य को या विदेशी देश को अपने देश में शामिल कर रही है, या अपने ही देश में
किसी राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन कर रही है तो वह राष्ट्रपति से हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना अनुमति के ही ये ये चीज दोनों अनुच्छेद लागू किया जा सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 4 में यही कहा गया है। तो एक बार देख लीजिए शॉर्ट में कि एक में क्या है कि भारत राज्यों के संघ है, यानी कि भारत यूनियन, ठीक है, इसका राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। वही 2 में कहा गया कि विदेशी राज्य को तोड़ फोड़ करके विदेशी राज्य को अपने में जैसे मिला, जैसे सिक्किम को अपने में मिलाया गया था, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 3 कहता है कि अपने ही देश में किसी राज्य और सीमा में उसका परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर सांसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुच्छेद नंबर 4 यही कहता है। अब देख लीजिए 5 से 11 तक इसमें नागरिकता था, ठीक है। ये भाग 1 हो गया और ये भाग 2 हो गया। देखिए अगर टोटल 22 भाग है, टोटल 22 भाग में 395 अनुच्छेद को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया नागरिकता। तो 5 से 11 तक में नागरिकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि नागरिकता, देखिए 5 में क्या है कि अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देखिए जब ये जो अनुच्छेद 5 है कि जो उस टाइम जब संविधान लागू हो रहा था उस टाइम जो इस देश के अंदर थे, यानी कि भारत के अंदर थे, उनको नागरिकता मिल गई, जैसे हम लोगों का नागरिकता इसी के तहत मिल गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 5 में यही कहता है कि जब संविधान लागू हो रहा था उस टाइम जो भारत के अंदर थे उनको नागरिकता अनुच्छेद नंबर 5 के तहत मिल गई है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 6 कहता है कि परमिट रूल। देखिए जब देश आजाद हुआ था, जब देश हम लोग का आजाद हुआ था तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे। तो देखिए जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे उनके लिए एक परमिट रूल लाया गया था, एक परमिट रूल लाया गया था जो 19 जुलाई 1948 जो 19 जुलाई 1948 तक था। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान का है तो वो भारत में आ सकता है, उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अनुच्छेद 7 कहता है, देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, अगर जब वो पाकिस्तान में चला गया लेकिन वहां कुछ दिन रहने के बाद उसको एहसास होता है कि यहाँ पर सही नहीं है, वहां पर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो संविधान बनने यानी संविधान बनने से पहले अगर वो आ जाता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी। अगर आप विदेशी भ्रमण या विदेश घूमने गए हैं, या नौकरी पेशा से गए हैं, नौकरी करने गए हैं या पढ़ाई करने गए हैं, या तो आपको नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी अनुच्छेद नंबर 8 में, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर, अगर देखिए आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी देश में गए और वहीं पर बस गए और वहीं का अपना नागरिकता ले लिए, तो आपका यहाँ का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 9 कहता है। चलिए अनुच्छेद 10 में देख लीजिए, जब तक देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 10 में। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, ठीक है। नागरिकता संबंधित कानून, जो भी नागरिकता पर कानून बनाना होगा वो संसद बनाती है, और ये नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 5 से 11 ये नागरिकता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको शॉर्ट में कि 5 में क्या है कि संविधान प्रारंभ के समय, यानी कि जब संविधान लागू हो रहा था, संविधान जब बन रहा था तो उस टाइम जो इस देश के अंदर थे उनको नागरिकता अनुच्छेद नंबर 5 के तहत मिल गई थी। अनुच्छेद नंबर 6 कहता है कि जो भी जिसे पाकिस्तान से परमिट रूल, जिसे पाकिस्तान के लिए परमिट रूल लाया गया था, जिसे हम लोग का देश आजाद हुआ था, तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। इसे कहा गया कि जिसको भारत में रहना वो भारत में रहे और जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहते थे, तो उसके लिए परमिट रूल लाया गया था 19 जुलाई 1948। अगर इससे पहले आप भारत में आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए था, ठीक है। उनको अनुच्छेद नंबर 6 के तहत नागरिकता दे दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 कहता है कि जैसे कोई भारत का नागरिक था लेकिन पाकिस्तान में चला गया, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद उसको एहसास हुआ कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं है, वही अच्छा है, तो वो अगर आता है संविधान लागू होने से पहले, अगर आ जाता है संविधान बनने से पहले, तो उनको नागरिकता दे दी गई है अनुच्छेद नंबर 7 के तहत।
चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी, अगर विदेशी भ्रमण या नौकरी या किसी जैसे पढ़ाई करने के लिए गए तो आपको नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 10 में, अनुच्छेद नंबर 10 में कहता है कि जब देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है। 11 में नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है और नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ से 1 से 5 तक तो जो था वो भारत राज्यों का संघ था, उसके वो था भाग नंबर 1, और 5 से 11 तक भाग नंबर 2 जो नागरिकता से संबंधित था। उसके बाद 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है हम लोग इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 12 में क्या है। तो देखिए 1 से 11 तक हो गया। चलिए अनुच्छेद 12 देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 12 में, इसमें अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। मूल अधिकार के परिभाषा जैसे हम लोग को फंडामेंटल राइट की इसमें परिभाषा दिया गया अनुच्छेद नंबर 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या है, कोई राज्य मूल अधिकार, देखिए अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी राज्य अगर ऐसा कानून बनाती है कि जो मूल अधिकार का अगेंस्ट होता है, जैसे मूल अधिकार का विरोध करता है, तो उसको उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 13 में कहा गया है। चलिए 14 में देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर 12 और 13 हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ से 14 से 18 तक, 14 से 18 तक देखेंगे कि एक समान दिखाई देगा, 14 से 18 तक। इसे हम समानता का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, 14 से 18 तक समानता, इसमें देख लीजिए समान कहा गया। जैसे अनुच्छेद नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का मतलब, विधि मतलब कानून, कानून के सामने सब समान है। जैसे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी अधिकारी हो या कोई भी हो, विधि के समक्ष समान समानता होती है। ठीक है, विधि के समक्ष समान समानता। देखिए जैसे संविधान का मतलब होता है, संविधान का मतलब होता है, जैसे संविधान का मतलब होता है, संविधान का मतलब होता है संवि प्लस विधान। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। सम मतलब हो गया बराबर, विधान मतलब हो गया कानून, सभी के लिए बराबर कानून। संविधान का मतलब यही होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब कोई समान है। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 15 में देख लेते क्या है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 15 में। ठीक है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि जैसे लोक नियोजन की सरकारी नौकरी में सबको समान आरक्षण। ठीक है, 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरी में सबको समान आरक्षण। चलिए अनुच्छेद 17 में देखते हैं। अनुच्छेद 17 में है जैसे छुआछूत का अंत। ठीक है, अनटचेबिलिटी है यहाँ पर, छुआछूत का अंत। छुआछूत जैसे मान लीजिए कि कोई नीच ऊंच के भेदभाव से छुआछूत का अंत, अनुच्छेद नंबर 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जैसे मान लीजिए कि कोई अपने जैसे मन से कुछ भी नहीं लगा सकता है, जिसे उपाधियों का अंत, इसमें जैसे कोई अपने नाम के आगे कोई भी अपने मन से उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, इसमें उपाधियों का अंत के बारे में कहा। लेकिन जो भारत रत्न से सम्मानित है, जिसे पद्म भूषण, पद्म श्री इन सब मिला है, वो लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर छोड़ दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो देखिए 14 से 18 तक जो था वो समानता का अधिकार, यानी कि समानता के बारे में बता रहा था, एक समान बता रहा था। जैसे 14 में देखिए विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब समान है। जाति, धर्म, लिंग के स्थान पर सब समान है, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद सरकारी नौकरी में भी कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का भी अंत है। उसके बाद अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 19। देखिए अगर अनुच्छेद नंबर 19 से अनुच्छेद 22 तक देखेंगे तो इसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 19 के, जिसे अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया है कि अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, जैसे अभिव्यक्तियों की यहाँ पर स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, आरटीआई की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, यहाँ अनुच्छेद नंबर 19 का 1 में। ठीक है, 19 का 2 में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यह अधिकार है। चलिए अनुच्छेद 3 में देखिए संगठन बनाने का अधिकार है, आप संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद 4 में पूरा घूमने की स्वतंत्रता है,
यानी कि भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं बिना रोक टोक के, ठीक है, बिना रोक टोक के कहीं भी घूम सकते हैं। ये 19 के 4 में कहा गया है। 19 के 5 में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। अगर किसी भी देश में कहीं भी, इस देश में मतलब भारत में कहीं भी आप बसना चाहते हैं तो आप बस सकते हैं, ठीक है, वहां का बस आधार कार्ड बनवा लीजिए, आप बस सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद 20 भी स्वतंत्रता से ही है, जिसे एक गलती की एक सजा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो जैसे एक गलती की एक सजा, जैसे एक गलती की एक सजा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी केस में जैसे फंसे, जैसे मान लीजिए कि जैसे बकरी चोरी में ही फंसे हैं, तो एक गलती की एक बार ही सजा दी जाएगी। यानी कि ये नहीं कि जैसे एक बार आप सजा काट के आ गए हैं, जैसे मान लीजिए 1 साल 2 साल का जेल हुआ और सजा काट के आ गए हैं, और फिर कोई आया कहा कि ये चलिए कभी चोरी किया था, उस जुर्म में फिर से आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। एक गलती के लिए एक बार ही सजा दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 20 के 1 के तहत 20 का 2 कहता है कि उस समय कानून के अनुसार, यानी कि जब भी आप कोई भी अपराध करेंगे तो उस समय जो कानून होगा उसके अनुसार, उस समय जो कानून होगा उसके अनुसार आपको सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अभी आप चोरी कर रहे हैं, तो जो चोरी करने का जो भी अभी आपका जैसे धारा लगेगा, जो अभी इस टाइम में जो धारा मेंशन है वही वाला धारा लगेगा। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि बाद में कुछ दिन, जैसे 2 साल बाद आपको सजा हो रहा है, तो उस टाइम जो कानून बन जाएगा तो उसका नहीं, जो जब आप अपराध करेंगे उस टाइम क्या कानून था उसके अनुसार वो आप पर धारा लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं साजा के बाद कैदी के संरक्षण। देखिए साजा के बाद कैदी के संरक्षण की इसमें स्वतंत्रता है। साजा के बाद जैसे मान लीजिए कि जेल हो गया, उसमें भी कैदी का संरक्षण, जिससे उसके साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। 20 का 3 में कहा गया है कि सजा के बाद कैदी के संरक्षण। चलिए अनुच्छेद नंबर 21 में देखते हैं। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि ये जैसे भी प्राण एवं दैहिक का मतलब हो गया कि जैसे सरकार है, जो भी कोई सरकार है, तो प्राण एवं दैहिक यानी कि आपको माने जिंदा रखने की स्वतंत्रता है। देखिए इसी के तहत ही जैसे पेड़ पौधा ये सब, जिसे आप जैसे गाड़ी माने प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं, जिसे चालान कट जाता है इसी के तहत, ताकि प्रदूषण फैलेगा तो फिर ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होगा, तो प्राण एवं दैहिक यानी कि मूल अधिकार का हनन होगा, मूल अधिकार का हनन होगा। इसी के लिए जैसे ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। इसमें माने जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक का मतलब हो गया कि आपको जीने की स्वतंत्रता। अगर इसी में जैसे मान लीजिए कि आपका कोई गुप्त फोटो है, जैसे कोई गुप्त फोटो है, अगर आपके मान लीजिए कोई लेकर उसको जिस सोशल मीडिया पर डाल देता है, तो आप इसी अनुच्छेद 21 के तहत आप उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिए अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तार करने से पहले, गिरफ्तार अगर आप मान लीजिए कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो अनुच्छेद 22 के 1 के तहत आप उससे पूछ सकते हैं कि मैंने हमको क्यों गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार करने से पहले एक वारंट जारी होता है, ठीक है, या पुलिस आपको ऐसे भी गिरफ्तार कर रही है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो गिरफ्तारी से पहले आप उससे पूछ सकते हैं कि क्यों हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो 24 घंटे के, देखिए 22 के 2 में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर सशरीर, 24 घंटे के अंदर सशरीर उसको न्यायालय में पेश करना होगा, यानी कि उसको न्यायालय भेजना होगा, ठीक है, जिसमें छुट्टी का समय या रास्ता में आने जाने का समय को छोड़ करके, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय भेजा जाएगा। उसके बाद 22 का 3 है, 22 का 3 में कहा गया है वकील रखने की स्वतंत्रता, यानी कि अपने मन पसंद वकील रख सकते हैं, ठीक है, मन पसंद वकील रख सकते हैं 22 के 3 के तहत, 22(3) के तहत, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम तथा बेरोजगारी। बलात् श्रम का मतलब हो गया जबरदस्ती काम कराना, ठीक है। बेरोजगारी का मतलब हो गया कि काम करा के पैसा नहीं देना, ठीक है। ये बेरोजगारी का मतलब काम करा के पैसा नहीं देना, इसके लिए संरक्षण हम जिसे अनुच्छेद 23 से मिलता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24 में देख लीजिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया। देखिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि जैसे कोई भी विदेशी राज्य अपने देश में शामिल होना चाहता है तो उसको संसद का अधिकार के उसको शामिल कर सकता है।
अनुच्छेद 3 में क्या है कि जैसे कोई भी, जैसे सांसद को अधिकार है कि जैसे सांसद को अधिकार है कि अपने ही राज्य में, कोई राज्य में, अपने ही देश में किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद अगर 2 और 3 का प्रयोग कर रही है, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही है तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। ये 4 हो गया। चलिए 5 देख लेते हैं कि संविधान के, देखिए 5 में क्या, संविधान के प्रारंभ के समय, अगर संविधान के प्रारंभ के समय जो इस देश में रह रहे थे उनको नागरिकता दी देगी, नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद परमिट रूल था जो पाकिस्तान से आए थे उनके लिए था। उसके बाद 7 नंबर जो भारत के थे लेकिन पाकिस्तान चले गए थे, फिर पाकिस्तान से आए थे उनको नागरिकता दी गई थी अनुच्छेद नंबर 7 के तहत। अनुच्छेद नंबर 8 के तहत अगर आप पढ़ाई करने के लिए या घूमने के लिए विदेश जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। देखिए अगर अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 10 में जब तक देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 11 में नागरिकता गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऐसे इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। 12 में देखिए 12 से मूल अधिकार है, तो 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। 13 में कोई भी राज्य अगर ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकार का अगेंस्ट है तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको उसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समान है। 14 में है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब समान है। 15 में जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में सरकारी नौकरी में सबको समान संरक्षण है। 17 में छुआछूत का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता है, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, पूरा देश में घूमने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। अनुच्छेद 20 में है कि एक गलती के लिए एक सजा मिलेगा। उस समय जब सजा करेंगे उस समय जो कानून रहेगा उसके अनुसार आपको सजा मिलेगा, ठीक है। सजा के बाद कैदी को संरक्षण भी दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी संरक्षण जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो आप उसे पूछ सकते हैं कि हम क्यों गिरफ्तार कर रही है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर 22 के 2 में 24 घंटे के अंदर वो न्यायालय में भेज देगी। उसके बाद मनपसंद वकील रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 23 में है कि बलात्कार या बेरोजगारी, जैसे जबरदस्ती कोई काम करा रहा है, ठीक है, उसके अनुच्छेद नंबर 23। 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।